हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास में हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ा है? दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, अगर कोई सल्तनत है, उसका कहने का मतलब, सल्तनत कहने का मतलब होता है कि उनका कार्यकाल काफ़ी लंबे समयावधि तक चलने वाला होता है। और अगर इसी पे दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए, इनका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी। कब 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। जब दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, कह सकते हैं, या दिल्ली सल्तनत का समापन होता है, उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। ये 5 वंश कौन-कौन थे? उन वंशों के बारे में जान लेते हैं। उसी के साथ-साथ उनका क्रम भी जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे आकर कौन से वंश के बाद कौन से वंश ने शासन करते हैं। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं, गुलाम वंश करते हैं। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। जो आखिरी वंश होता है वह होता है लोदी वंश। लोदी वंश के जब पतन होता है, या कह सकते हैं समापन होता है, तो उसके बाद जो होता है मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि जैसे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है, या कह सकते हैं गुलाम वंश के संस्थापक, ऐसे जितने भी वंश होंगे उनके संस्थापक के बारे में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ-साथ उनके स्थापत्य कला के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ उन्होंने अपने साम्राज्य में कौन-सी नीतियाँ बनाई, जैसे उन्होंने सिंचाई के लिए कौन-सी रणनीति अपनाई और कृषि के लिए कौन-सी, या जो अन्य क्षेत्रों पे विजिट होने के बाद, या कह सकते हैं अन्य क्षेत्रों को जीतने के पश्चात जो वहाँ के गुलाम होते थे, उनके लिए उन्होंने कौन-सी योजना लाई। और इसी के साथ-साथ अपने उन्होंने राजस्व कोष को वृद्धि, या कह सकते हैं समृद्धि के लिए, या अपनी सैन्य व्यवस्था सुधार के लिए कौन-सी रणनीतियाँ थे। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को, या कह सकते हैं सभी जितने भी उन्होंने योगदान देते हैं अपने साम्राज्य के विस्तार में, सभी आपको लिखा दिए गए हैं। एक बार उनको रिवीजन करके रहिएगा, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पास पड़े हों, या कह सकते हैं अगर मार्केट में हो, तो उनको लेने के बाद आप उनको सॉल्व करिए। देखिए क्या उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। हम लोग अभी तक जो 5 वंश है, इन पाँचों वंशों में से देखा जाए तो जो आखिरी वंश है, कह सकते हैं आखिरी वंश के साथ-साथ जो आखिरी शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो शुरू के जितने भी वंश हैं, इन सब के बारे में बारी-बारी से अध्ययन कर लिए हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो आज की क्लास में देखा जाए तो आज जो होता है कि इब्राहिम लोदी की, ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत, साथ ही साथ लोदी वंश का अंत आज की क्लास में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में देखा जाए तो कल की क्लास में एक ऐसी क्लास रहेगी जिसमें जैसे एक जगह है, जितने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों, या कह सकते दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश होते हैं, उनके शासन प्रणालियाँ एक ही बार में हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कृषि क्षेत्र में कौन-सा योगदान देते हैं, ऐसे जो जो भी उनकी सभी योजनाएँ होती हैं, कल की क्लास में वो रहेंगी। केवल योजनाएँ रहेंगी, उन पे उन्होंने कौन से कार्य करते हैं, एक एक क्लास में रहेगी, ताकि उससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी के कल के बारे में क्या पढ़ा था? देखिए, जब सिकंदर सालोदी की मृत्यु हो जाती है, सिकंदर सालोदी की मृत्यु के पश्चात जो सरदार थे, सरदारों का भी, सरदार लोग भी उस समय, जब सिकंदर सालोदी, जो उनकी राजधानी आगरा थी, आगरा में उपस्थित थे, या कह सकते हैं दिल्ली में भी उपस्थित थे। उनका मन था कि जो सिकंदर सालोदी हैं, वो दिल्ली की बागडोर सँभालते हैं। उसके बाद जो उनके छोटे पुत्र होते हैं, जलाल खां होते हैं, कह सकते हैं जो सिकंदर सालोदी के जो छोटे पुत्र होते हैं, जलाल खां, उनको जौनपुर की राज सिंहासन आसीन कर दिया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो उसके बाद इनके साम्राज्य में, जो इब्राहिम लोदी होते हैं, इनके शासनकाल में साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह होने लगे। आंतरिक विद्रोह भी इस वजह से होने लगे, जो उनके अफ़गान लोग थे, या कह सकते हैं जो उनके सगे-संबंधी थे, या जो उनके मित्रवत थे, आपसी मतभेद होने लगे। आपसी मतभेद होने का एक ही कारण था कि क्योंकि उनका कह सकते हैं जो सिकंदर सालोदी थी, उन्हीं के समय से पहले जो साम्राज्य में था, उन्होंने जो राजा, या कह सकते हैं वो सम्राट की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहा। साथ ही साथ उन्होंने इन सभी को योगदानों को थोड़ा कम करना चाहा, ताकि ये एक स्वतंत्रपूर्ण शासक, क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रपूर्ण राज्य का निर्वहन कर सके। ये आपको बताते, और यही सब वजह है कि जो लोदी वंश, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के काल में एक सम्मिलित होते हैं। जब आपके आंतरिक विद्रोह होते हैं, आंतरिक विद्रोह होने की वजह से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप आंतरिक विद्रोह ही दबाएंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट बताया गया था, यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला क्या था? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को शासक, लोदी को शासक, ये बताया गया था। दूसरा क्या बताया गया था? जलाल खान, जो होते हैं उनके छोटे भाई, जलाल खां को जौनपुर का शासक, जौनपुर का शासक। देखा जाए तो जो जौनपुर उस समय होता था, उस समय काफ़ी प्रचलित, या कह सकते हैं काफ़ी प्रतिष्ठित शहर होने की वजह से, इस वजह से इनको यहाँ का शासक बनाया जाता है। इसी के साथ साथ
आपको बताया गया था इनके साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह क्या होता है, आंतरिक विद्रोह होने लगता है, ये होता है। आंतरिक विद्रोह के साथ साथ आपको बताया गया था कि इन्होंने जो इब्राहिम लोदी होते हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य में ज़्यादा उतना कुछ कार्य करते नहीं हैं, लेकिन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में बताया गया था। सबसे पहले बताया गया था, देखा जाए, जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, सिकंदर शाह लोदी के बाद इब्राहिम लोदी जो शासक बनते हैं, इनके कार्यकाल में जो होते हैं उस समय मेवाड़ के जो शासक होते थे, जब ये कह सकते हैं कि ग्वालियर अभियान से जो इब्राहिम लोदी होते हैं, ग्वालियर अभियान से जीतने के पश्चात भी अपने आप वे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के पश्चात क्या कह सकते हैं कि जब ग्वालियर पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वे चाहते थे कि मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहते थे। जब उन्होंने मेवाड़ पे आक्रमण करना चाहा तो मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? उस समय मेवाड़ के शासक होते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण, तो उस समय शासक यहाँ के थे, शासक आपको बताया गया था कौन थे? शासक थे राणा सांगा। यह क्या नाम बताया था? यह राणा संग्राम सिंह थे। इसी के साथ जब राणा सांगा थे, इनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, इसी बीच में एक क्षेत्र होता है मालवा का क्षेत्र। ये मेवाड़ कहाँ बताया गया था? मेवाड़ बताया गया था राजस्थान के एक प्रतिष्ठित एक ऐसे था, राजस्थान का एक सम्मानित क्षेत्र होता था। इसी के साथ यहाँ पे बताया गया था मालवा का शासक होते थे, मालवा के शासक के कौन थे आपको बताया गया था? उसमें मालवा के शासक होते हैं मेदिनी राय होते हैं। जो मेदिनी राय के ऊपर जो राणा सांगा होते हैं, उन्होंने आक्रमण करते हैं। उस आक्रमण में जो मेदिनी राय होते हैं, कह सकते हैं मालवा के जो शासक होते हैं, अपने आप को निसहाय पाते हैं। उन्होंने अपनी मदद के लिए, कह सकते हैं अपनी सहायता के लिए जब होते हैं, इन्होंने अपनी मदद के लिए किसको बुलाते हैं? गुजरात और दिल्ली से सहायता मांगते हैं, दिल्ली से सहायता लेते हैं। इस सहायता देने के लिए जो मालवा के शासक होते हैं, मालवा के शासक को सहायता देने के लिए जो दिल्ली और गुजरात के जो सैनिक होते हैं, उनकी व्यवस्था प्रवाहित कह सकते हैं व्यवस्था करते हैं। इन व्यवस्था करने कह सकते हैं उनकी सैन्य सहायता करते हैं, लेकिन सैन्य सहायता करने की वजह से जो मेवाड़ के शासक होते हैं, मेवाड़ के शासक और जो दिल्ली के शासक या इब्राहिम लोदी होते हैं, इन दोनों के बीच आपसी संबंध कह सकते हैं, जो आपसी संबंध था, इन दोनों में टकराव होना प्रारंभ हो गया। टकराव होने के पश्चात इन दोनों में आपसी संघर्ष या कह सकते हैं आपसी द्वंद्व प्रारंभ हो गए। यह द्वंद्व कहाँ होता है? ग्वालियर के पास एक क्षेत्र होता है, ग्वालियर के पास एक क्षेत्र होता है, क्या नाम है उसका? वह क्षेत्र होता है, ग्वालियर के पास एक क्षेत्र होता है घटोली। क्या होता था? घटोली या खटौली। घटोली में एक युद्ध होता है, कब होता है? 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में कौन होते हैं? एक तरफ इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ कौन होते हैं? राणा सांगा। इस युद्ध में देखा जाए तो इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। क्या होता है? इब्राहिम लोदी पराजय होते हैं, उसके बाद राणा सांगा की विजय हो जाती है। और इस युद्ध में देखा जाए तो इस युद्ध में बताया गया था जो राणा सांगा होते हैं, इस युद्ध में काफ़ी घायल होते हैं। घायल होने के पश्चात इनका जो बायां हाथ होता है, कह सकते हैं जो बायां हाथ होता है, ये कट जाता है। इसी के साथ साथ इनका पैर भी ये कट जाता है इस युद्ध में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होने के पश्चात इन्होंने अपने साम्राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। साम्राज्य प्रस्थान होने के पश्चात एक बार उन्होंने पुनः मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करते हैं, वहाँ पर उसके बाद भी इनको पुनः पराजय का सामना करना पड़ता है। ये था, इस तरह इनका ये अपमान भी होता है और इन्हें पराजय भी मिलती है, ये दो कार्य होता है। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था। अब आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इसके आगे उन्होंने क्या करते हैं। देखिए, जब इतना ये जो इब्राहिम लोदी होते हैं, इतना पराजय होने के पश्चात उन्होंने अपने शासन में कह सकते हैं तुर्कों जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिए। तुर्क जैसे व्यवहार क्यों करना प्रारंभ कर दिए? क्योंकि जो इनके कह सकते हैं सगे संबंधी थी या इनकी जो सेना व्यवस्था थी काफ़ी विखंडित हो गई थी। इस वजह से ये तुर्कों जैसा व्यवहार करने लगे। तुर्कों जैसा व्यवहार अपने प्रजा से आखिर अपने प्रजा से क्यों करने लगे? क्योंकि इनकी प्रजा देखा जाए तो इनके शासनकाल के दौरान जब इन्होंने कई पराजय होने के पश्चात इनको प्रजा ही इनके आंतरिक विद्रोह करने लगी। इस वजह से इन आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए वे चाहते थे कि एक शक्तिशाली या कह सकते हैं एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला शासक होना चाहिए, ताकि जो अपनी प्रजा पे कंट्रोल कर सके। इस कार्य के लिए उन्होंने तुर्क जैसी नीतियाँ अपनाती हैं। जो तुर्क होते थे वे अपने प्रजा के ऊपर का प्रशासनिक काफ़ी करते थे, प्रशासनिक ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छे से संचालन करते थे। और सिख इब्राहिम लोदी का एक कथन था,
देखिए अगला कथन जो होता है उनका क्या कहते हैं अपने शासन के लिए, उनका कथन है कि जो सुल्तान होता है उनका कथन है कि सुल्तान का कोई भी होता है, क्या होता है? सुल्तान का कोई नहीं होता है, सुल्तान का कोई नहीं होता है। ये चीज़ क्यों कहते हैं अभी बताया जाएगा। सुल्तान का कोई नहीं होता, इसी के साथ सुल्तान का कोई नहीं होता और राज्य का जो सरदार होते हैं, और राज्य का जो सरदार होता है, राज्य का सरदार, राज्य का सरदार, जो राज्य का सरदार होता है उसके सेवक मात्र होते हैं, क्या होते हैं? उसके सेवक मात्र होते हैं, उसके सेवक मात्र होते हैं। आखिर इन्होंने ये क्यों कहा, देखते हैं, बताते हैं। देखिए जब इनका पराजय हो जाता है, पराजय होने के पश्चात पहले से ही आपको बताया गया था कि इनके जो आंतरिक विद्रोह थे, कह सकते हैं इनके जो सगे संबंधी थे वे आंतरिक विद्रोह कर रहे थे, या कह सकते हैं किसी भी युद्ध में ये इनके सहयोग नहीं दे रहे थे। सहयोग न मिलने की वजह से ही ये युद्ध में पराजय होता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि सुल्तान का कोई नहीं होता है। और एक कारण था, जैसे सुल्तान है, सुल्तान होने के साथ साथ उनकी प्रजा है, भी प्रजा के साथ भी सभी के साथ एक साथ व्यवहार या एक जैसा व्यवहार रखना चाहते हैं कि ये नहीं कि अगर वो हमारे कास्ट के हैं या कह सकते हैं हमारे धर्म के हैं इसलिए उनके साथ थोड़ा हितैषी दिखा जाए या रियायत दिया जाए, ऐसा वो नहीं सोचता था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि सुल्तान का कोई नहीं होता है, सुल्तान का कोई नहीं होता है, कोई भी चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस समुदाय का हो, वो कोई नहीं होता। जो उसमें सरदार होती थी, कह सकते हैं जैसे देखा जाए तो अधिकांशतः जो उनके शासनकाल में सरदार होते हैं हिंदू भी होते हैं, और जो अफगान होते हैं वे भी सरदार होते हैं। तो उन्होंने कहना है केवल वे उसके सेवक होते हैं, कह सकते हैं उनके एक सेवक होते हैं या एक कर्मचारी के रूप में होते हैं, न कि और किसी भी पक्ष में होते हैं, ये कहते हैं। इसी के बाद ये कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं, अब इनके शासनकाल में जो सबसे बड़ी प्रारंभ होती है, घटना होती है, ये कह सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनता है और लोधी वंश के अंत का कारण एक ही बनता है, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब हम जान लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध देखते हैं। दूसरी घटना इनके साथ क्या होती है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब जान लेते हैं यह युद्ध किन के बीच होता है। ये युद्ध था बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किन के बीच होता है? यह होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध होता है। कब होता है? यह युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह युद्ध प्रारंभ होता है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध होता है। कहाँ पे होता है? पानीपत होता है। पानीपत देखा जाए कहाँ पे है? पानीपत की बात की जाए तो ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है, वहाँ पे ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो कह सकते हैं, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो होते हैं दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं दिल्ली के सेनापति का नेतृत्व करते हैं, दिल्ली की बागडोर का नेतृत्व करते हैं, और यहाँ से जो बाबर होते हैं ये मुगल साम्राज्य के, कह सकते हैं मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं। अगर बाबर की बात की जाए, इनका पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर इनका ये पूरा नाम होता है। क्या नाम है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये उनका नाम होता है। इस युद्ध में अगर बात की जाए, इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में बाबर विजयी होते हैं और जबकि इब्राहिम लोदी पराजय होता है। इस पराजय के कई कारण होते हैं, जैसे जो इब्राहिम लोदी होते हैं, कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में ना ही कुशल योग्य सेनापति होते हैं, ना ही सैनिक होते हैं, और ना ही इनके शासनकाल में एक उच्च तरीके के हथियार का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जबकि बाबर जो होते हैं ये इनके पास अच्छे घुड़सवार होते हैं, घुड़सवार सैनिक होते हैं, साथ साथ उनके पास अच्छी तकनीकी के हथियार होते हैं, और उसी के साथ साथ इनके पास एक प्रशिक्षित सेना होती है। और इनके पास आधुनिक, जो बाबर होते हैं इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। इसी वजह से इस युद्ध में जो होता है इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है। और इस युद्ध में कह सकते हैं जब पानीपत का युद्ध होता है, इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी होते हैं इस युद्ध में उनकी मृत्यु होती है, कह सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाता है कि आखिर इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के कौन से कारण होते हैं। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध अलीगढ़ है 21 अप्रैल 1526।
ये हुआ था। अब यहाँ पे लिख देते हैं किनके किनके बीच। देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब यहाँ लिख देते हैं इब्राहिम लोदी की पराजय, कह सकते हैं मृत्यु लिख दे रहे हैं। यहाँ पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, यहाँ ये विजय होते हैं, ये होते हैं विजय। कौन विजय होता है? जो बाबर होते हैं वो विजय होते हैं। आखिर विजय होने के क्या कारण थे, यहाँ पे लिख लेते हैं अगला, विजय होने के कारण, विजय होने के कारण, होने के कारण आखिर क्या कारण था जो इब्राहिम लोदी की पराजय होती और मोहम्मद, या कह सकते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की विजय होती है। देखिए सबसे पहले जो इनके शासनकाल में बाबर जो होते हैं, बाबर के पास कुशल कुशल सेनापति होते हैं, सेनापति होते हैं, पहला पॉइंट था। और दूसरा जो होता है इनके पास आधुनिक आधुनिक तकनीकी हथियार थे, आधुनिक तकनीकी हथियार। और अगला जो पॉइंट था, कह सकते हैं जब ये होने की वजह से अगला जो था, अगला पॉइंट जो था, जो इनकी युद्ध नीति थी, कह सकते हैं जैसे बाबर जो थे उनकी युद्ध नीति अलग थी। तुगलक तुलुकामा युद्ध नीति होती थी, तुलुकामा युद्ध नीति होने की वजह से तुलुकामा युद्ध नीति, युद्ध नीति। आखिर ये युद्ध नीति कैसे होती थी? जैसे इस युद्ध में क्या होता था, जैसे कुछ सेना पहले जाती थी, उसके बाद जब वो पराजय होने वाली थी, या कह सकते हैं उसमें काफ़ी हानि होती है, काफ़ी जो सैनिक होते थे उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात फिर जो दूसरी बटालियन होती थी वो दूसरी तरफ से आक्रमण करती थी। इस वजह से ये सेना, कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, तकनीकी जो कुशल सेनापति होते हैं, उनके नेतृत्व में ये पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी पद्धति? तुलुगामा जो पद्धति होती है ये अपनाई गई थी। जैसे एक बटालियन इधर से आक्रमण करेगी, दूसरी इधर से, और तीसरी इधर से, चारों तरफ से, कह सकते हैं एक आक्रमण करने की वजह से ये पद्धति अपनाई थी। इस वजह से जो इब्राहिम लोदी होते हैं पराजय होते हैं, कह सकते हैं इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में मृत्यु होती है। आधुनिक हथियार में आप जान लीजिए कि उस समय जब पहली बार बंदूक और तोपों का इस्तेमाल किया गया था इस युद्ध में, क्या होता है, आधुनिक जो बंदूक होते हैं और तोपों का इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ था। ये कारण थे पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में एक इतिहासकार, एक कैसे कुछ इतिहासकारों के बारे में जान लेते हैं। जो कुछ इतिहासकार होते हैं कि आखिर उन्होंने इब्राहिम लोदी के बारे में क्या कहते हैं। जैसे एक इतिहासकार है फरिश्ता, के बारे में जान लेते हैं। कौन है फरिश्ता? फरिश्ता के अनुसार इन्होंने आखिर इब्राहिम लोदी के बारे में क्या कहा है। ये कहते हैं जैसे जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, या पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, उनके बारे में कहते हैं ये युद्ध में एक सेना की तरह युद्ध में लड़ते हैं, उसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त होती है। कहा गया वह मृत्यु पर्यंत लड़े। क्या है? कहते हैं वह मृत्यु पर्यंत लड़े, एक सैनिक की भांति, एक सैनिक की भांति इसके भांति लड़ते हैं, एक सैनिक की भांति ये युद्ध में लड़ते हैं। युद्ध में लड़ने के पश्चात हुए अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये एक कहते हैं। बेसिकली इनका देखा जाए तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि एक योद्धा की तरह ये युद्ध में लड़ते हैं, युद्ध में लड़ते लड़ते भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये था। फरिश्ता क्या कहते हैं? वह एक बहादुर सेना की तरह है, कहते हैं बहादुर सेनापति की तरह युद्ध लड़ते हैं। युद्ध लड़ने के पश्चात वे इस युद्ध में अपने आप को इतना न्यौछावर कर देते हैं, कह सकते हैं अपने आप को पूरी तरह से जान जोखिम में डाल के लड़ते हैं, और अंत में अपने आप को वीरगति प्राप्त कर जाते हैं इस युद्ध में। ये कहना है फरिश्ता का। किसके बारे में? इब्राहिम लोदी के बारे में। जो अगले इतिहासकार हैं उन्होंने भी क्या बताया है। जो अगले इतिहासकार हैं नाम उल्लाह। कौन है? अगले इतिहासकार के बारे में जान लेते हैं। नाम उल्लाह क्या कहते हैं? नाम उल्लाह, नवाब उल्लाह बताते हैं इनके बारे में। कहते हैं कि इनके बारे में ये कहते हैं, जो इब्राहिम लोदी हैं, इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त अभी तक कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो युद्ध में मारा जाता था या मारा गया। उन्होंने कहा कि सुल्तान इब्राहिम लोदी के नाम, सुल्तान इब्राहिम लोदी के नाम, सुल्तान इब्राहिम लोदी के नाम, सुल्तान इब्राहिम लोदी के अलावा भारत के कोई
भारत के कोई अन्य सुल्तान अन्य सुल्तान अन्य सुल्तान युद्ध स्थल पे नहीं मरा। युद्ध स्थल पर नहीं मरा। कहने का मतलब वही है इनका भी, ये भी जो फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ते की तरह जो नाम उल्ला होते हैं वो भी कहते हैं कि ये एक योद्धा, या कह सकते हैं योद्धा सूरवीर की तरह युद्ध लड़ते हैं, युद्ध लड़ने के पश्चात ही उसी युद्ध में मारे जाते हैं। ये कहना है नवाब उल्ला और फरिश्ता के बारे में, इब्राहिम लोदी के बारे में यार कहते हैं। इस तरह देखा जाए तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोदी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपको बताया गया था जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, इसी के साथ साथ लोदी वंश का अंत होता है। लोदी वंश के अंत होने के पश्चात उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी अंत कहा जाता है। और जो अगला शासक बनते हैं, कह सकते जो अगला वंश के उत्थान होता है वो होता है मुगल काल का प्रारंभ होता है। इसके बाद से हम लोग मुगल काल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए कल की क्लास में आपको बताया जाएगा अभी तक दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होते हैं और जो वंश होते हैं उन्होंने क्या अपने प्रजा के हित में जो योजनाएं बनाते हैं, कह सकते हैं जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उन अधिकारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कल की क्लास में हम उन अधिकारियों के बारे में एक सूची बना लिया जाएगा। उन सूचियों को एक बार रिवीजन करते रहिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, जैसे कृषि विभाग से संबंधित कौन से अधिकारी होते हैं, या राजस्व विभाग से कौन से अधिकारी होते हैं, या सिंचाई विभाग से संबंधित कौन से अधिकारी को क्या कहा जाता है। इन सब के बारे में जानते हुए उसी के साथ उन्होंने सैन्य व्यवस्था में कौन से किसको नियुक्त करते हैं, इन सब को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।